हेलो गाइस, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रदीप एलएलबी पर। तो गाइस आज हमारा जो जिसके ऊपर डील करेंगे, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है। लास्ट टाइम हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के ऊपर डील किया था और उसके ऊपर हमने फुल सिलेबस कवर किया था। तो गाइस आज हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो गाइस आई विश आपने अपने नोटबुक हाथ में पकड़ी होगी। तो गाइस आज आपको ये जितना भी सिलेबस वाइज में जितना भी है सारा कवर कराऊंगा। और आपके क्या राइट्स हैं, अगर आप एक्चुअल लाइफ में डील करते हैं तो आपको ये राइट्स, रूल्स और रेगुलेशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आज मैं उसी के ऊपर डील करूँगा। तो गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले गाइस मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लेटेस्ट जानकारी चाहते हैं तो और चाहते हैं कि आप कई एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। आज गाइस मैं आपको इसके ऊपर सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू शुरू करूँगा, ठीक है गाइस। तो लास्ट टाइम हमने प्लेज में पढ़ा था, बेलमेंट में पढ़ा था। एक बेलर होता है और एक बेली होता है, ठीक है ना। तो सेम थिंग इसमें ही है गाइस, ये कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उस पर बस आप नोट्स बना लें और नोटिस करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उसी का ही एक टाइप है, ये उसी का ही पार्ट है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है वो बहुत ही वाइडर कंसेप्ट है और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है वो इसी के अंडर ही आता है, ठीक है गाइस। तो कंफ्यूज ना हो क्योंकि ये उसी का ही पार्ट है। और जो बेलर और बेली होता है सेम वैसे ही है, बस नाम चेंज हो जाता है यहाँ पे थोड़ा, ठीक है ना। एक इधर बन जाता है प्लेजर तो एक बन जाता है प्लेजी। जैसे ए था बेलर और बी था बेली, तो इधर ही वहीं पे यहाँ पे नाम चेंज हो गया, प्लेजर हो गया। एक प्लेज करता है जो, और एक प्लेजी होता है जिसे प्लेज करता है, ठीक है। तो गाइस शुरू करते हैं। देखिए गाइस, एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ मैं। अब एक ए था एक बी था। ए कौन था? प्लेजर जाता है अपना फ्रिज लेके बी के पास, कहता है भाई मेरा फ्रिज रख लो, ठीक है, और मुझे बदले में 10,000 रुपये दे दो। तो बी कहता है ठीक है। वो और उधर एज अ प्लेज का मतलब होता है कि वो अपनी ड्यूटी इन फ्यूचर में परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। जो और इसमें दो चीज़ आता है, सिक्योरिटी ऑफ डेप्थ आ जाता है और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस आ जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस का मतलब होता है कि वो फ्यूचर में जो ए है, जो प्लेजर है, जो पैसे ले रहा है उससे 10,000 रुपये किसी काम के लिए एज अ लोन, तो वो फ्यूचर में उसे वापस करे, इस चीज़ का वो परफॉर्मेंस का प्रॉमिस करता है। और उसके पास अपनी गिरवी क्या रख रहा है? फ्रिज, ठीक है ना। अभी मैं दोनों में डिफरेंस भी बताने वाला हूँ, ठीक है। डिस्टिंग्विश भी करेंगे हम इसमें, किसमें डिफरेंस बिटवीन बेली और प्लेज में, बेलमेंट और प्लेज के अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए, ए ने अपना फ्रिज रखा, बदले में से 10,000 रुपये दे दिए और उसने बोला अपनी ड्यू डेट रख दी 1 तारीख को, पहले महीने में 2020 को मैं दे दूँगा, तक मैं अपने पैसे वापस कर दूँगा और फ्रिज अपना वापस ले जाऊँगा। उसने बोला ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा उसके साथ आप पैसा दे के अपना ले जाना, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है। उसने, अब देखिए गाइज, मैं सबसे पहली बात बता रहा हूँ, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो अब बंदा एकदम से ही पहले हम डिसाइड नहीं कर लेते कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। ये बेलमेंट का भी बन सकता था, ये प्लेज का बन सकता था। कंडीशन डिपेंड करती है कि सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, किस तरह की तुम डील कर रहे हो। तो जिस तरह की डील होगी उसी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं। अब ये सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं कि इसमें हम बेलमेंट नहीं कह सकते। बेलमेंट में वो गुड को गिरवी नहीं रख रहा था और पैसे नहीं ले रहा था, ठीक है। इसमें अपने गुड को रख रहा है और उससे लोन ले रहा है, ठीक है ना। और ये डील कर रहा है कि इन केस अगर मैं फ्यूचर में आपके पैसे नहीं देता हूँ, ए बोलता है कि नहीं देते हूँ, तो इसके अंडर वो बी चाहे तो उसकी चीज़ को बेच सकता है, कोर्ट में शू कर सकता है। तो इसके अंदर बहुत चीज़ आती है, आगे कवर करेंगे इसको।
तो शुरू करते हैं। तो इसने 10,000 रुपये ले लिए। अब 1 तारीख का टाइम आ गया। अब 1 तारीख को उसने कोई 1 तारीख का कुछ पता नहीं इसको कि भाई इसके पैसे का कुछ पता नहीं, वो वापस कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसने वेट किया। तो उसने क्या करा भाई, जब परेशान हो गया तो उसके पास 2 ऑप्शन आ गए। एक तो वो केस शुरू कर सकता है इसके ख़िलाफ़, ठीक है, या दूसरी चीज़, अब इस चीज़ को, उसकी फ्रिज को बेच के अपने 10,000 रुपये कवर कर लेगा, ठीक है ना, रिकवर कर लेगा। तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, बी के ऊपर बस। कि जब बेचने जाएगा, याद रखना, अगर ए ने जो प्लेजर है, प्लेजर का सामान जब प्लेजी कोई बेचता है तो उससे पहले एक चीज़ होती है कि वो इसे इन्फॉर्म करेगा कि भाई मैं तुम्हारा सामान बेच रहा हूँ। और ये ज़रूरी नहीं कि वो पूरा बताएगा डेट टाइम जगह, ये कुछ नहीं ज़रूरी होता इसमें। बस ये मेन बात एक नोटिस बताएगा, एक नोटिस के थ्रू बता देगा कि भाई मैं तुम्हारा सामान बेच रहा हूँ, तुमने अपनी ड्यू डेट से पहले पैसा नहीं दिया, मेरे को रिकवर करने के लिए तुम्हारे जो भी गुड्स हैं उसको बेचा जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये फिर भी उस टाइम पे अलर्ट हो जाता है और लाके किसी तरह दे देता है, उसी टाइम पे कर लेता है डील, इसके दोनों के बीच में हो जाती है कॉम्प्रोमाइज़, तो अपना सामान ले जाएगा अपना पूरा पैसा दे के। अदरवाइज़ वो बी के ऊपर है, ऑप्शनल है। तो देखिए अब शुरू करते हैं स्टोरी। आई विश आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आता, कोई डाउट होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं हमेशा रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको 2 चीज़ें बता दी, सिक्योरिटी ऑफ डेप्ट होता है और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बता दिया। अब मेन जो हैगा, ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखिए ये जो जितनी भी आपको चीज़ें दिख रही हैं ना, मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा प्लेज के अंदर। ये नेचर एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, और प्लेज कौन कर सकता है, ठीक है। ये और भी आगे मैं आपको, पहले मैं अभी इसके बारे में मैं अपने तरीके से आपको एक बार जो भी कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूँ पहले, ताकि आपके डाउट्स सारे क्लियर रहें, ठीक है गाइस। अब शुरू करते हैं। देखिए अब सबसे पहले, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब डिफरेंस पता करते हैं पहले, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए पहले सबसे मेन डिफरेंस क्या है। बेलमेंट में क्या होता था, मैंने अभी बताया था आपका, बेलमेंट का ही पार्ट है, ये टाइप है उसका, क्योंकि अंडर ही आता है उसके ये प्लेज। तो बेलमेंट में क्या था, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी बेलमेंट वाली, तो आप मेरे जाके वीडियो में आप देख सकते हैं पीछे। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी बेलमेंट के ऊपर, जिसके खुल के मैंने पूरा ब्रीफली मेंशन किया हुआ एक पॉइंट उसमें। तो आप उसे देख सकते हैं, आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बेलमेंट में क्या था, बेलमेंट और हमारा प्लेज में डिफरेंस। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला होता है जो बेलमेंट में होता है ना गाइस, बेलमेंट में होता है राइट टू लीन होता है, ठीक है। राइट टू लीन का मतलब होता है वो जो गुड्स होता है ना, ए और बी, बेलमेंट की बात कर रहा हूँ अभी, बेलर और बेली। बेलर जो बेली को गुड देता है, वो गुड्स या बेलमेंट में वो रख सकता है अपने पास, उसको यूज़ भी कर सकता है, ठीक है। जैसे एक टेलर है, टेलर को कपड़े दिए, जिस टेलर को, इसमें जो बंदा कपड़े दे रहा है वो हो गया बेलर, और टेलर को कपड़े मिल रहे हैं तो वो हो गया बेली, जिसके पास गुड जा रहे हैं वो बेली हो गया। उसी तरह इसमें भी होता है, जो बंदा अपना गुड, जिसके पास गुड खुद का है, ऑनर है जिसका, वो हो गया प्लेजर, और जिसके पास उसने गुड गिरवी रखे वो हो गया प्लेजी, ठीक है। तो उसमें ये गुड उसका यूज़ कर सकता है, इसमें यूज़ नहीं कर सकता है। कैसे यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं कि इसने रिपेयर के लिए गाड़ी दी, मैं अभी बेलमेंट की बात कर रहा हूँ, रिपेयर के लिए बेलर ने बेली को गाड़ी दी तो वो घूमने निकल गया, नहीं, इसका कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। किसका, ऑनर का, बेलर का। बेलर का कंसेंट होगा तभी वो उसके गुड्स को यूज़ करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, एक तरीके से पता होता है, ठीक है। मतलब अननेसेसरी यूज़ नहीं कर सकता। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो उसमें क्या, और दूसरा चीज़ क्या होता है, इसमें प्रॉमिस करता है कि इसमें क्या होता है, लोन की सिक्योरिटी ऑफ डेप्थ होता है, वो उसके गुड को क्यों रख रहा है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ प्लेज में। प्लेजी
प्लेजर की गुड्स को इसलिए इस मोटिव से रखता है ताकि इनकेस अगर वो कोई चीज़ पैसे उसके वापस नहीं करता तो वो उसकी इस चीज़ को बेच के अपना पैसा कवर करेगा, चाहे बैंक हो, चाहे पर्सन हो, चाहे जो भी हो जो कि एक लीगल अथॉरिटी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। अब बेल इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें पेमेंट रिकवरी नहीं होता, इसका मेन मोटिव होता है कि भाई तो अपना जो उसका पर्पस को अचीव करना होता है। फॉर एग्जांपल उसने कपड़े बनाने के लिए दिए तो वो कपड़े बना के उसे प्रॉपर देगा। ये भी लीन कर सकता है, लीन का मतलब होता है कि होल्ड कर सकता है उसके गुड्स को। कब होल्ड कर सकता है, जब ये बेलर कब होल्ड कर सकता है गुड्स को इसकी तरह, प्लेजी की तरह, जब वो अपनी पेमेंट, जैसे कपड़े दिए हैं, जैसे बेलर ने बेली को कपड़े दिए, बेली कौन है, टेलर, बेलर कौन है, जो बंदा कपड़े दे रहा है। अब बेलर अपने पैसे देने से मना कर देता है, मतलब अपनी एक तरीके से ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर देता है, तो अब ऑब्वियस है यार उसे पैसे तो उसका लगा, एक्सपेंसेस जितने लगे हैं वो अपना कवर करेगा ही। कहाँ से करेगा, अपनी जेब से थोड़ी ना भरेगा, तो इसलिए वो उसको होल्ड कर लेगा। ठीक है ना, अब वो उसके ऊपर है। उसके लिए ब्रीफ में जाना है तो आपको मेरे वीडियो देखना पड़ेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब लोन अमाउंट की रिकवरी करता है यहाँ पे प्लेज। अब देखिए, अब ये जो भी डील होती है ना, अब सबसे मेन बात है, जो भी डीलिंग होती है बेलमेंट और इसमें प्लेज में, वो मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। इमूवेबल की प्रॉपर्टी की अगर प्लेज में डील होगी तो वो मॉर्गेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, मॉर्गेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी की डील हो रही है। अगर कागज़ वगैरह रखते हैं तो एक तरीके से उसका पोजेसन जाता है एक बंदे का। जो भी देखना, मैंने बताया ना था, गुड्स चाहे बेलमेंट हो चाहे प्लेज हो, अगर गुड्स एक बंदा दूसरे बंदे के पास रख रहा है, अपना कोई भी सामान रख रहा है, तो वो उसका ऑनर नहीं बन गया, वो उसका नहीं हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि ऑनर नहीं बनता, खाली एक चीज़ आ जाती है कि उस एक बंदा अपने अंडर से हटा के पोजेसन दूसरे बंदे को देता है। ठीक है ना, जैसे फ्रिज था तो फ्रिज का पोजीशन उसने दूसरे को दिया, कि इसलिए दिया ताकि वो पैसे ले सके, खाली पोजेसन दिया है, ऑनर नहीं बनाया उसे। ऑनर वो तब बनेगा जो उसके टर्म एंड कंडीशन अगर ये फुलफ़िल नहीं करेगा तो उसे बेच के वो खुद को भी बेच सकता है, ये सामान ऑनर बन सकता है। तो ये सब आता है। ठीक है, ये बेलमेंट के अंदर नहीं, प्लेज के अंदर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं। ये देखिए एसेंशियल एलिमेंट, ये रे एसेंशियल एलिमेंट में क्या था, अब डिलीवरी ऑफ गुड्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, डिलीवरी और गुड्स बेलमेंट में भी और इसमें भी। अब एसेंशियल एलिमेंट दोनों में ही, अगर गुड्स को एक बंदा, गुड्स किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे ए था और बी था। ठीक है, ए ने फ्रिज दिया, गुड्स दे दिए, यहाँ पे डिलीवरी ऑपोजिशन होगी और गुड भी हो गया, तो उसने दिया, तो यहाँ पे पहला जो एलिमेंट हो गया क्लियर हो गया। अब इसी में ये जो डिलीवरी है दो तरीके की होती है, मैं इसको खुल के थोड़ा बताता हूँ। डिलीवरी दो तरीके से होती है, एक होती है एक्चुअल, एक होती है कंस्ट्रक्टिव। तो एक्चुअल में डिलीवरी दो तरीके की होती है। ये वाली डिलीवरी एक्चुअल भी होती है, एक्चुअल भी होती है और कंस्ट्रक्टिव भी होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि वो पर्सन जैसे डायरेक्टली जाके उससे डील करता है, अपने गुड्स को डायरेक्टली देगा। फ्रिज को उसने जाके खुद दिया। ठीक है, जो फ्रिज वाली मैंने बात करी, जो प्लेजर ने प्लेजी को दिया, डायरेक्टली जाके दे दिया, हैंड ओवर कर दिया अपने हाथ से दूसरे बंदे को। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं ना, गुड्स गाइस, कंस्ट्रक्टिव में वो जो फ्रिज देने जा रहा था, वो फ्रिज मान लो उसके पास पहले से ही पड़ा है। किसका फ्रिज, जो प्लेजर है उसका, प्लेजी के पास पहले से ही फ्रिज पड़ा हुआ है, बस उसने फ़ोन पे बात वगैरह हुई, उसने बोला चलो ठीक है मेरे को पैसे चाहिए तो मुझे ट्रांसफ़र कर दे, और वो जो पहले से फ्रिज मेरा पड़ा है उसे तो गिरवी रख ले कोई, तो ये कंस्ट्रक्टिव में हो जाता है। ठीक है, ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे गाइस। अब आगे बात करते हैं। देखिए गाइस, अब इसको नोट करते रहना। तो अब आगे बात करते हैं। देखिए पर्पस और अब बात करते हैं जो इसके जैसे एक पॉइंट आ जाता है एसेंशियल एलिमेंट का, इसका पर्पस ऑफ प्लेज इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट।
ठीक है ना। इसका पर्पज़ क्या होता है, वही पर्पज़ होता है, वो उसके गुड्स को क्यों होल्ड कर रहा है, होल्ड इसलिए कर रहा है मतलब ए प्लेजर था, बी प्लेजी था, प्लेजर के गुड्स को क्यों उसने गिरवी रख दिया प्लेजर ने प्लेजी के पास, प्लेजी अब इसके गुड्स को क्यों होल्ड बना के रख रहा है इसके ऊपर, ठीक है, क्यों एज अ सिक्योरिटी ले रहा है उसे, ठीक है। उसका पर्पज़ क्या है, उसका पर्पज़ है कि जो उसका जो अमाउंट था, लोन अमाउंट था, जो डेप्ट था, उसको रिकवर कर सके इन फ्यूचर। अगर एलिजिबल नहीं होता अपना पेमेंट करने पे, अपना प्रॉमिस करने पे, मतलब नहीं परफॉर्म करता अपने प्रॉमिस को, जो उसने बोला था पैसे दूंगा, जो पैसे लिए थे ना गाइस 10,000 रुपये, वो अगर कहता है मैं अब नहीं दे सकता, है नहीं मेरे पास, तो बी क्या करेगा, बी तो अपना अपना काम करेगा, उसके पास है पहले सिक्योरिटी, इसको बेच के अपना पैसा पूरा करेगा। तो ये होगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। एसेंशियल आई विश आपको समझ आ गए होंगे। अब एक गाइस एक आपको बड़े सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, देखिए इस चीज़ को समझना, आपके जो कंसेप्ट होगा क्लियर होगा, आपका काफ़ी बार ये आ जाता है। जैसे मान लो ए था, बी था, ठीक है, ए ने पहले भी 5 जितने मर्जी लगा लो पहले लोन लिए थे, पर उसने कभी भी कोई चीज़ को गिरवी नहीं रखा था, जो रखा था वो उसके ऊपर है, बस इसने इतना समझ लो लोन लिए थे पहले भी, ठीक है। तो अब उसने एक लोन बी से भी ले लिया, बी के पास बस उसने कोई कीमती चीज़ रख दी, कुछ भी लगा लो, अब वो इससे भी 1 लाख का लोन ले लिया, उसके पास सामान पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसने टाइम पीरियड के अंदर वापस नहीं करा। पर देखिए यहाँ पे जो और भी क्रेडिटर थे, जिनसे इसने, क्रेडिटर कौन थे जिससे इसने लोन लिया था पुराने, इससे 10,000 लिए थे, इससे 20,000 लिए थे, 30,000 लिए थे, इस तरह लोन लिए थे इसने, तो अब इनका पैसा भी इसने नहीं दिया वापस, इसका भी नहीं दिया, तो इसके पास तो बी के पास जो है यहाँ पे इसने मल्टीपल ट्रांजैक्शन की हुई है गाइज, मतलब अलग अलग जगह पे, तो उसने काफ़ी जगह पे उसने लोन लिया हुआ है, ठीक है। पर यहाँ पे उसने एक लिया था, तो उसने क्या करा, अब ये सारे के सारे जब नहीं दे पाए, इनको पता लगा कहीं से कि भाई इसने इसके पास एक चीज़ रखी हुई है जिससे हम अपना पैसा भी कवर कर सकते हैं, यहाँ पे आके वो इसके पास आके बी के पास आ रहे क्रेडिटर के, भाई वो जो सामान रखा उससे हम मिल बांट के, तू भी उसमें से ले ले और हम भी कुछ ले लेते हैं बेच के। तो बी ने बोला ना भाई ऐसे कैसे, मैं क्यों दूँ, मेरा तो उससे अभी पैसा अभी पूरा कवर करना है, मैं थोड़े पैसे क्यों लूँ उसमें। तो अगर इस केस में आप बताइए क्या होगा, क्या ये सारे इसमें इसकी जो चीज़ है, जो एक ही चीज़ थी प्लेजर की, इसमें सारे कवर कर सकते हैं, अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, नहीं, इसका आंसर है नो। सबसे पहला जो है जिसके पास ये रखा हुआ है, जिसके पास प्रॉमिस किया हुआ है उसने, और जिसके अंडर और कस्टडी में चीज़ है इसके पोजेशन, तो वो ही जितना उसका एक्सपेंसेस लगा उसके ऊपर, जितना उसने पैसा दिया था, सारा इंटरेस्ट वगैरह मिला के जब इसका पूरा पैसा हो जाएगा, बाकी का जो बचेगा वो बाद की बात है, पर जितना पैसा उसका हो जाएगा, सबसे पहले ये ही बंदे को प्रायोरिटी एज अ प्रायोरिटी प्रेफर किया जाएगा कि तू अपना पैसा पूरा करे, और उसके बाद देन बाद में दूसरों का सोचा जाएगा। यही केस आया था बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विनोद स्टील एलटीडी 1977 का केस था, जिसमें वही था, बैंक कोर्ट ने बोला कि भाई पहले पहला बंदा अपना पूरा करेगा पैसा जिसके पास है, फिर वो तब तक कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता उसका, ठीक है ना, कोई अपना राइट जनरेट नहीं कर सकता उस गुड्स में। हम आगे बात करते हैं, हम देखिए बात करते हैं कि प्लेज कौन कर सकता है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, प्लेज कौन कर सकता है। अब दो देखिए प्लेज, अब क्वेश्चन होगा आपके, आप अगर बुक हो गया कैसे तो उसमें लिखा होगा हु कैन प्लेज। देखिए एक तो हो जाता है अपना ऑनर हो जाता है, ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, एक ऑनर कर सकता है, जिसके पास गुड है वो कर सकता है, मतलब और गुड का ऑनर जिसके पास अपना सामान है उस सामान के बेस पे, या उस एक ऑथराइज्ड एजेंट कर सकता है। जैसे एजेंट कौन होता है, जो प्रिंसिपल के नीचे काम करता है उसे हम कहते हैं एजेंट, ठीक है, प्रिंसिपल के नीचे काम करने वाला एजेंट होता है, तो उसको कोई प्रिंसिपल अथॉरिटी देता है, और प्रिंसिपल कौन होता है, उस गुड का मालिक होता है, ठीक है, और वो गुड का मालिक अपने एजेंट को, नीचे काम करने वाले एजेंट को बोलता है कि जाओ मेरे बिहाफ पे इस चीज़ से तुम अपना
लोन उठा लो तो वो कर सकता है। तो और पर इसमें एक बात होती है कि कोई भी मतलब कोई भी जो जैसे अपना प्लेजी हो गया, कोई फोर्सफुली या थेफ्ट के फ्रॉडुलेंटली कोई किसी का गुड को ना पोजेशन में नहीं ले सकता है, ये इलीगल है। ठीक है ना, जो चीज़ है उसकी जो लीगल वे से जिसकी अथॉरिटी देती है गवर्नमेंट, लीगल अथॉरिटी है जिसके अंडर आती है और लीगली जो काम करता है वो बात अलग है। ठीक है ना, कोई फोर्सफुली नहीं कर सकता है। गाइस मेरा लेक्चर बेशक से बड़ा जा रहा है बट ट्रस्ट में आपका डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, अब हम और भी बात करते, दो बताया मैंने, अभी एक और बात करता हूँ जो मेन पॉइंट है। जो ये देखिए यहाँ पे अभी शुरू हुए हैं, इसके अलावा मैंने ऊपर से बताया है प्लेज, इनको भी मतलब इनको भी राइट्स हैं कि ये प्लेज कर सकते हैं। प्लेज शुड बी बाय मर्सेंटाइल एजेंट। ठीक है, अब इसमें क्या था, अब इसका देखिए, ये जिस पर्सन की बात करते हैं मर्चेंडाइज एजेंट, ये जो है ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर डिफाइन करा है सेक्शन 2 के सब क्लॉज 9 में, सब सेक्शन 9 के अंदर इसको डिफाइन करा गया हुआ है। अब इसका जो काम होता है जैसे ख़रीदना बेचना, इसके पास ये सारे गुड्स को ख़रीदना बेचना इसके राइट्स होते हैं। ठीक है, इसके पास ये पहले से अधिकार होते हैं, सेल करना बाय करना। और ये किसके लिए काम करता है, एजेंट है। मैंने बताया ना एजेंट हमेशा प्रिंसिपल के नीचे काम करता है। तो वो प्रिंसिपल, उसका ऊपर एक प्रिंसिपल होगा जो उसको जिसके भी यहाँ पे काम करेगा, जिसकी गाइडलाइन के अंडर ये काम करेगा। ठीक है ना, विद इन स्कोप एंड अथॉरिटी के अंदर काम करेगा ये। ठीक है, ये आगे है, अभी एजेंसी के अंदर आप पढ़ोगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, उसके ऊपर भी मैं अभी अपडेट करूँगा। फ़िलहाल अभी ये देखिए, अब ये देखिए इसकी कुछ एसेंशियल होते हैं, मतलब किसके मर्चेंटाइल एजेंट के कुछ एसेंशियल होते हैं इस पॉइंट के। तो एसेंशियल को देख लेते हैं सबसे पहले। देखना जो जो ये जो मर्चेंटाइल एजेंट है ये मतलब खुद ही डील करेगा। इसके एसेंशियल है कि जो प्लेज ली जाएगी वो एजेंट के थ्रू ही ली जाएगी, जिसको प्रिंसिपल ने बोला है वही खुद ही लेगा। ठीक है ना, अब उसमें देखना मतलब इसमें जो है उसमें जिसकी मतलब जिसकी गुड्स की ये प्लेज ले रहा है उसकी कंसेंट की ज़रूरत होती है। जैसे अगर किसी की गुड है तो उसकी कंसेंट है, अगर विदाउट कंसेंट फ्रॉडुलेंटली या फोर्सफुली किसी गुड को अपने कब्जे में ले रहा तो ये इलीगल हो जाएगा। ठीक है ना, उसका कंसेंट होना चाहिए, वो एग्री कर रहा हो कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसों की लोड़ है या कुछ भी, तो वो खुद कंसेंट कर रहा है, तो खुद डील करना चाहता है फ्री ऑफ कंसेंट से, तब जाके बात बनेगी। और वो उसकी सहमति होनी ज़रूरी है कि वो बोल दे, वो जिसकी गुड्स की मतलब ये ले रहा है एजेंट, वो एग्री कर दे कि भाई ये गुड को तुम एजेंट अपने पास रख सकता है। ठीक है ना, और इसमें ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस प्लेज आ जाता है, और आ जाता है इसके अंदर एक चौथा पॉइंट आ जाता है जो वर्क होगा इस एजेंट का वो गुड फेथ में होगा। ठीक है, गुड फेथ होगा उसका। ठीक है, बैड फेथ में नहीं होगा। और जो ये प्लेज लेगा उसके लिए अथॉरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर इसका प्रिंसिपल अथॉरिटी दे ही नहीं रहा उस प्लेज करने के लिए तो ये नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये 4 पॉइंट मैंने बता दिया आपको। ये जो लास्ट वाला गुड फेथ और अथॉरिटी के अंदर होगा वो एक ही पॉइंट है। हम आगे इसका हो गया, अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट के ऊपर। प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये वैसे दूसरा पॉइंट आ जाता है जो अकॉर्डिंग टू मी पोजीशन ऑफ मर्चेंडाइज एजेंट। अच्छा ये रहा। ठीक है, पोजेशन बाय पर्सन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए ये किस में डिफाइन किया, ये बताया हुआ सेक्शन 178 ए में, ये जो आपको दिखा रहा हूँ 178 ए में, इसमें क्या बताया हुआ, देखिए अब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना।
pledged by person in possession under voidable contract if any person। देखिए जैसे ए बंदा है, अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ तब समझ आएगा आपको। ए पर्सन है, इसने कोई भी फ्रॉड करके एक गुड को, मान लो फ्रॉडलेंटली कुछ भी करके अपने एक गुड को लाया, फ्रॉड करा, इसने फ्रॉड करा, किसी के साथ धोखाधड़ी करी और इसको लाके बी को कर दिया। ये ए कौन है? प्लेजर है। और प्लेजी के पास वो ले आता है कि और भाई ये रख लो और मुझे पैसे दे दो। उसने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पे बी को थोड़ी ना बताइए फ्रॉड करके ये चीज़ को लाया है, तो उसने रख लिया उस चीज़ को, ठीक है। बट अब इनने बी के पास जिस थर्ड पार्टी का वो से फ्रॉड किया वो आ जाती है, वो केस क्लेम करती है, इसके ऊपर केस शू करती है और बोलती है कि भाई तू ये जो फ्रॉड का सामान है ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे इसके जो बी के राइट होंगे वो सेफ़ रहेंगे। वो कैसे? क्योंकि बी को तो पता नहीं था ना कि ये फ्रॉड करके लाया है ये सामान को, है ना, फ्रॉडफुली लाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ए ने कोई सी दुकान में गया और मतलब एक फ्रॉड करके वहाँ पे उनको पता भी नहीं चला और दुकान से कुछ सामान ले लिया, और उस दुकान से ले जाने के बाद कुछ टाइम बाद उन्हें पता लगता है कि यार ये तो जो उसने चेक दिया या पैसे दिए तो नकली फ्रॉड कर गया ये, और ले भी गया सामान। अब इसने तो अपना लीगली सारा प्रोसेस करा, जो जो इसने डॉक्यूमेंटेशन थी करी बी ने यहाँ पे, और उसको बी के पास रख के वो यहाँ से बी से भी फ्रॉड कर गया और पैसे ले गया। तो यहाँ पे इसकी गलती नहीं जनरेट होती है ना। तो यहाँ पे इसके राइट्स सेम होंगे, जो भी ये उस गुड्स पे इसके राइट बने रहेंगे, ठीक है। जब तक वो दूसरी बात है फ्रॉड जो की है उसकी सज़ा वो तो जब बंदा मिलेगा खुद ही कोर्ट देखेगी, ठीक है, उसके लिए अलग है। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं फ्रॉड के अंदर, कि अब ऐसा भी नहीं है कि अगर हर चीज़ फ्रॉड करके ही, धोखाधड़ी करके ही तुम वही अपना प्लेज ले रहे हो, तो ये तो गलत है ना। अब देखिए इसकी एक्सेप्शंस क्या है। इसमें थेफ्ट, नंबर 1 थेफ्ट, चोरी का इसमें एक्सेप्शन आ जाती है इसके। चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरी के अंडर वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और जो जो उन गुड्स की मनाही है जो कि वॉइड कैटेगरी होती है ना, एक वॉइड कैटेगरी के अंदर डिफ़ाइन होना, जिस गुड्स की मनाही हो, वो जैसे ड्रग्स वगैरह या ऐसी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं जो जिसको हमारा स्टेट या सेंटर अलाउड नहीं करता, वॉइड कैटेगरी में डाला हुआ है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को भी नहीं काउंट होगा इसमें। और तीसरी चीज़ तो मैंने बताई, अगर इस बंदे को तीसरे बंदे को पता होता, मान लो जैसे इसने दिया, इसे नहीं पता था, अगर इनके इसी से पता होता है फ्रॉड का सामान है, तो भाई इसका जो सामान था वो भी जाता, ठीक है ना, और केस चलता, वो अलग बात थी। क्योंकि फ्रॉड के बारे में इसे पता नहीं था, तो इसके जो राइट है सेफ़ है, ये भी सेफ़ है, ठीक है। तो इसलिए इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वहीं पे इसे पता होता तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइडेबल हो जाता, ठीक है ना। तो और इसे पता होना चाहिए जो चीज़ वो दे रहा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अंडर नहीं आना चाहिए गुड, मतलब जो डील कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ना हो, इसे पता हो। अब आगे बात करते हैं हम। मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, थोड़ा सा अब आपको क्लियर करने काफ़ी चीज़। अब तो देखिएगा, इस एक्सेप्शन भी बताई है मैंने इसकी। प्लेज बाय अ पर्सन विद अ लिमिटेड इंटरेस्ट, सेक्शन 179, ठीक है। प्लेज बाय अ पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट 179, ये वाला, इसके बारे में बता रहा हूँ। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या बताया गया, जो भी प्लेज होता है ना, जो भी प्लेज जिस बंदे को, ये जो था प्लेजी था, जो प्लेजर था, जो प्लेजी को प्लेज कर रहा है, प्लेजी के पास जो इंटरेस्ट होता है ना वो लिमिटेड होता है, ठीक है, लिमिटेड इंटरेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि बस वो मिल गया उसे प्लेज कर दिया तो लिमिटेड इंटरेस्ट कब तक है, जब तक वो अपना प्रॉमिस के अंडर जो ड्यू डेट है, टाइम पीरियड है, तब तक वो अपना परफॉर्म नहीं करता, लिमिटेड इंटरेस्ट रहता है। अब ये नहीं उसने मुझे इसे गाड़ी गिरवी रखी तो वो गाड़ी को लेके घूमने पहुंच गया, अब चला आ रहा है, उसे पर्सनल यूज़ कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, लिमिटेड इंटरेस्ट होता है उसका,
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अगर अपना पर्सनल यूज़ करो तो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो वो बात अलग है, पर अगर नहीं मेंशन है तो वो नहीं लिमिटेड इंटरेस्ट ही जनरेट होगा, ठीक है ना। देखिए अब एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए देखिए अगर इसने ए को प्लेज किया अपना कोई गुड, तो इसके पास इसमें ये भी कर सकता है कि जैसे सब प्लेजी आ जाता है। सब प्लेजी के अंदर क्या होता है कि जिस ए बंदे ने बी को प्लेज किया, प्लेजर ने बी को प्लेज किया प्लेजी को, अब प्लेजी किसी और का कोई ये चीज़ प्लेज कर देगा और ये प्लेजर बन जाएगा वही उसी सेम गुड को, ठीक है। उसके भी जो जो सब प्लेजी होगा उसके भी लिमिटेड इंटरेस्ट होगा, उसके भी ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट फुल आ जाएगा। तो यही बात इसके अंदर बताई हुई है मोटी। प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल सेक्शन 30 क्लॉज 1 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या बताया हुआ है, एक मिनट, इसके अंदर बताया हुआ है देखो इसमें बताया हुआ ए पर्सन ने मान लो इस जो मैंने पॉइंट बताया ये वाला, इसके अंदर ए बंदा है, ठीक है। बी को एक बंदा बी को सामान बेचता है, मान लो बी उसका ऑनर बन जाता है। अब बी ने क्या किया, उसे ए को बोला ये जो सामान है फ्रिज है तू अपने पास ही रख, ठीक है। समझना इस बात को, ए ने बी को सामान बेचा, ऑनर कौन बन गया, बी। सारी पेमेंट होगी, पर जब सामान लेने की बारी आई बी ने बोला नहीं भैया तुम इसे अपने पास ही रखो, तो उसने बोला चलो ठीक है मैं इसे अपने पास रखता हूँ। इन फ्यूचर में ये ए जो है जो इसका पुराना मालिक था इसने इसी चीज़ को ही प्लेज कर दिया किसी और बंदे को, ठीक है। ये प्लेज कर सकता है, पर उस प्लेज कर दिया। अब पर कंडीशन ये होती है कि जिसको वो प्लेज कर रहा है ना उस प्लेजी को ये पता नहीं होना चाहिए कि इसे एक्चुअल ऑनर ये है नहीं, ठीक है ना। इसको पता नहीं होना चाहिए, अगर वो पता होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज़ इसके पास राइट होता है कि ये प्लेज कर सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, ठीक है। प्लेजर बाय ये प्लेजी बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल्स सेक्शन 30 क्लोज टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया हुआ है, इसमें बस नॉर्मल सी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है। जो बायर होता है, फॉर एग्जांपल ए ने अगर मान लो बी को सामान दे दिया होता है, बी ने ए से सामान खरीदा, ये सामान इसके पास है तो इसके पास राइट जनरेट हो जाता है कि इसको प्लेज कर सकता है, इसके बेस पे वो लोन ले सकता है इस सामान के बेस पे फिर इन फ्यूचर, ठीक है ना, या जब से उसने इससे ख़रीदा तब से। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, एक मिनट, अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मेन पॉइंट और आ जाता है। अब राइट ऑफ प्लेजी की बात करते, क्या राइट है, प्लेजी कौन था। प्लेजी मैंने बताया ना, प्लेजी वो पर्सन होता है जिसको हम कोई सामान गिरवी रख रहा होता है, कौन, प्लेजर। एक बंदा दूसरे बंदे को कोई सामान गिरवी रखता है अपना, ये अपना फ्रिज जिस बंदे को गिरवी रखा था वो था प्लेजी, वो होता है प्लेजी, ठीक है। या पानी, दो नाम होते हैं इसके, दोनों का एक ही मीन है, ठीक है। ये सेक्शन 173 से 176 में बताया गया। अब देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको उस पर फोकस करिए। इसमें पहला पॉइंट बताया राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज, ठीक है। अब इसमें मतलब उसके पास प्लेजी के पास राइट होता है कि वो गुड्स को रख सकता है, राइट टू उसके मतलब ये इसी के अंदर बता रहा हूँ, राइट टू रिटेन द गुड्स एंड प्लेजी, इसके अंदर ही जो राइट इसके जनरेट होते हैं मैं इसके अंदर बता रहा हूँ। उसके पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को रख सकता है,
ठीक है। जितने भी उसने मतलब एक्सपेंसिव उस पर खर्च किए हैं, वो उस पर जैसे एक्सपेंसिव जितने भी खर्च करा है वो उसको रिकवर कर सकता है, ठीक है। एक्सपेंसिस फॉर एग्ज़ाम्पल इसने ए ने एक्सपेंसिस कैसे, मैं बताता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ए ने बी को अपना घोड़ा दे दिया, ये रहा घोड़ा इसका, ये रहा घोड़ा। इस घोड़े को ए ने बी को दिया, गिरवी रखा, इसने पैसे दे दिए 10,000 रुपये, जितने अमाउंट था, जितनी में डील हुई दे दी उसने, ठीक है। अब इससे दे दिए, अब घोड़े को खिलाने पिलाने में जितना खर्चा आया ये बाद में उससे रिकवर करेगा बी से, ठीक है। जब वो अमाउंट देगा तो वो उससे रिकवर कर सकता है, ठीक है ना। या कोई सामान दिया, उसे स्पेशल जगह में रखने के लिए जो खर्चा आया, उसके इंश्योरेंस पे, उसके लॉकर पे जो खर्चा आया, तो ये भी मेंशन है इसमें कि उसके लिए भी वो अपना ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे रिकवर करेगा। अब एक और होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ए ने बी से कोई चीज़ रखी थी, डायमंड की अंगूठी रखी बी के पास गिरवी, और उसने पहले 10,000 लिए, फिर 20,000 लिए, 30,000 लिए, फिर 5,000 लिए। जितने भी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, किसके बेस पे, इसके इस हीरे की अंगूठी को गिरवी रख के, वो सारी मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो होंगी ना गाइस, वो उसके पास राइट है मल्टीपल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख के अपना इससे रिकवर करेगा वो सारा का सारा पैसा, ठीक है। बट एक कंडीशन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें कि मतलब इसके अगेंस्ट मेंशन ना हो कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो तुम इसे बेच नहीं सकते हो, तुम इसे रख नहीं सकते हो, या ऐसी ऐसी चीज़ें कुछ भी जो अपोजिट हो इसके राइट्स के, तो ऐसा कुछ मेंशन होगा तो ये नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके पास राइट ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो इसे रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। अब आगे बात करते हैं। अब राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन सी होती हैं भैया, ये सोचने वाली बात है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होती हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पड़ते हैं। किसी उसके गुड को मतलब उसके गुड्स जो भी उसने गिरवी रखा उसको उसकी देखभाल करने में, उसको संभाल के रखने में, वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आ जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। कौन रखता है, प्लेजी रखता है, ठीक है। देखिए जैसे एक गुड रखा है, उसने हीरे की अंगूठी दी है, अब उसको लग रहा है घर में सेफ़ नहीं है, उसको सेव करने के लिए उसने बैंक लॉक कर लिया, बैंक लॉकर में उस हीरे को रखा, अंगूठी को रखा, और या उसकी इंश्योरेंस करवा ली, बी इंश्योरेंस करा ली। जैसे जिसने बैंक लॉक कर लिया उसका खर्चा, इंश्योरेंस कराई उसका खर्चा, वो किससे क्लेम करेगा, फ़िलहाल तो उसने अपनी जेब से दिया, बाद में वो रिकवर करेगा ए से, प्लेजर से, ठीक है, प्लेजर से रिकवर करेगा। तो ये हो जाती है उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जिसमें मतलब वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी एक्सपेंसेस खर्च करने लग जाता है उस मतलब कुछ खुद ही एक्सपेंसेस लगा देता है, ऐसा नहीं है। बस ये होता है इसके मतलब जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं वो, ठीक है ना। आगे उसे पूरा जो मेंशन हुआ है जिसके पूरा उसे अब बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो क्लेम करेगा। अब आगे बात करते हैं। अब उसके बाद राइट होता है कि सूट फाइल करे रिकवर करने के लिए अपने डेप्ट को, ठीक है। राइट ऑफ सूट टू रिकवर द डेप्ट, या लोन हो गया, एंड सेल ऑफ प्लेज गुड, ठीक है। सेक्शन 176 के अंदर, कहाँ गया 176, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया हुआ, इसके अंदर बस ये बताया हुआ है कि उसके पास राइट होता है कि वो किसके, प्लेजर के वो अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, कौन, प्लेजी। और जो वो मतलब जो प्लेजी होता है वो उसके गुड्स को अपने पास भी रख सकता है, हाँ, या फिर उसको मतलब उसकी जो कलेक्ट मतलब वही होता है, कलेक्ट करके साथ में अपने रख सकता है। अब एक कोर्ट जो होता है, अगर वो कोर्ट में शू करता है, कौन, प्लेजी,
किसके, और डिग्री डिग्री किस जो कोर्ट देता है वो किसके, अगर इसके अगेंस्ट दे देता है प्लेजी के, तो वो जो प्लेजी का सामान होगा ना, प्लेजी के पास जो सामान होगा प्लेजर को वापस करना पड़ेगा। प्लेजर को वापस करेगा तो अगर मान लो वो सामान वो उसने ऑलरेडी बेच दिया है, और जो पैसा है वो वापस करना पड़ेगा जो उससे प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट भी नहीं हुआ है तो भाई अगर उसने उस पैसे को ही कंज्यूम कर लिया, जो बेनिफिट हुआ उसको कंज्यूम कर लिया, तो वो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि कैसे इसकी भरपाई करेगा ये। अब मान लो देखो, अब एक एग्जांपल देता हूँ। बैंक ए और बी है, ए ने बैंक से लोन लिया अपने 10 लाख का, और किसके बेस पे लिया, किसके बेस पे, अपने जॉइंट अकाउंट के बेस पे। जॉइंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है 10 लाख, 12 लाख जो पड़ा हुआ है, 12 लाख पड़ा हुआ है, मान लो 11 लाख पड़ा है, तो उसने पैसे ले लिया। अब इनके इस ए बंदा जो है जिसने प्लेजर ने इनके फ्यूचर पैसा वापस ही नहीं कर रहा, मना कर दिया उसने या नहीं कर पा रहा है ड्यू डेट से पहले, ठीक है। तो उस बैंक ने अब क्या करा, जॉइंट अकाउंट पे। अब आप मुझे बताइए कि जो जॉइंट अकाउंट के बिहाफ पे इसने पैसा लिया, क्या उस जॉइंट अकाउंट से वो सारा का सारा पैसा रिकवर करेगी बैंक? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसमें एक केस भी आया था जिसमें कोर्ट ने भी बोला था कि जॉइंट अकाउंट में कोई मतलब इंटरफेरेंस इतनी नहीं हो सकती है कि तुम पूरा का पूरा जॉइंट अकाउंट में एक बंदे ने अगर लोन लिया उसको भरपाई करना है, तो तुम जो उसका दूसरा मेंबर है, मान लो उसकी बीवी है दूसरा मेंबर, या उसका भाई है दूसरा मेंबर, तो उसकी उसकी जो है कंसेंट का होना ज़रूरी है। अगर बैंक उसकी भी कंसेंट ले लेता है कि हाँ भाई जो बैंक में पैसा पड़ा तुम उससे क्लेम कर लो, ठीक है, तो वो बैंक कर लेगी। अदरवाइज़ अगर वो कंसेंट नहीं देता तो नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। क्योंकि भाई दूसरे बंदे का राइट भी है उस बैंक में, उसका भी पैसा है। अब ये नहीं एक बंदा लेगा तो उसने बैंक खुलवाया उसी अकाउंट उसी बैंक से ही लिया जिसमें उसी का अकाउंट है, तो उसका भी रिकवर कर लो, उसका भी पैसा दबा लो, ऐसा नहीं होगा ना। राइट। अब इसकी बात करते हैं जो प्लेजी होता है, प्लेजी का रिलेशन की बात करते हैं किसके साथ, अदर क्रेडिटर के साथ। वही है, क्रेडिटर के साथ क्या है, वो जो प्लेजी होता है, मैंने आपको ये एग्जांपल पहले दे दिया। ए ने बहुत ही लोगों से पैसे लिए हुए हैं, और बी है, इसने इसके पास भी एक लिया हुआ पर सामान रखा है, तो ये सारे के सारे जितने भी क्रेडिटर हैं, ठीक है, वो आके अब इसका जो सामान रखा हुआ है ए ने, अब वो बी से बात करेंगे जो एक और क्रेडिटर है, उससे थोड़ी ना कहेंगे कि तुम इसमें से भी जो उसने ए ने रखा हो उसके पास अब कुछ बचा नहीं है तो उसके बाद जो बचा यही है, इससे हमें भी पैसा दो। नहीं, यहाँ पे खाली वो जो प्लेजी है जिसके पास सामान रखा हुआ है, वो पहले अपना सारा एक्सपेंसेस और जो भी बेनिफिट होगा सारा कुछ रिकवर करेगा, फिर बाद में बाकियों की बारी आएगी, वो बाद की बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, अगर जो गुड है जिसके भी आप पे पैसा लिया गया, अगर वो गुम हो जाती है तो क्या होता है, ठीक है। अब वो गुम हो जाती है तो क्या होता है, अगर वो चीज़ गुम हो जाती है तो देख वहाँ पे उसका एक चीज़ हो जाता है। अगर यहाँ पे वही है कि अगर वो जो उसके राइट्स होंगे उससे पैसा क्लेम करना है प्लेजर से, ए ने बी को कोई सामान दिया था, प्लेजर ने प्लेजी को, और इसने इस कोई गाड़ी ली थी, गाड़ी को करा दी गुम, तो उसके राइट्स ख़त्म। कौन से राइट ख़त्म? इससे पैसा लेने वाले राइट, कि उससे जितने पैसे लेने थे। इसमें भी पंगा बढ़ जाएगा, इसके एक तरीके से अपने राइट खो देगा, क्योंकि भाई इसकी गाड़ी गई है, वो कम थोड़ी ना थी, उसके पैसे इतने की तो गाड़ी दी थी, अब वो गाड़ी भी गई, पैसे भी अलग से ले रहा, तो थोड़ी ना राइट भी ख़त्म होंगे। डैमेज होता है या लॉस होती है तो इन केस में कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाएगा उसका, ठीक है, ये काम हो जाएंगे इसके साथ। अब बात करते हैं राइट टू सेल ऑफ प्लेज्ड गुड। अब प्लेजी जो होता है उसके, मैंने बताया कि उसके बाद राइट होता है। देखिए कौन कौन से राइट होते हैं, ये सुनना ध्यान से, नोट करो। वो उसे नोटिस देगा, प्लेजी और ये बंदा बी ए को नोटिस देगा, प्लेजर को,
उसके भाई उसके गुड्स को बेचने वाला है, वो उसे बताएगा कि टाइम डेट को मेंशन करना कंपलसरी नहीं है। मैंने बताया है कि बस वो बता देगा कि उसके गुड्स को तुम पैसे नहीं दे रहे हो इतने टाइम से, तो और टाइम भी निकल गया है तो अब मैं बेच सकता हूँ। जो सेल के राइट होते हैं वो लिमिटेड होते हैं इसके पास, प्लेजी के पास। अब देखिए, और जो होते हैं, जो जो प्लेजी होता है एक राइट ये भी होता है कि वो केस फाइल कर सकता है कोर्ट में, शू कर सकता है किसके खिलाफ, ए के खिलाफ, प्लेजर के खिलाफ। और वहाँ से भी केस का टाइम पीरियड भी होता है, एक टाइम पीरियड विद इन 3 मंथ होता है, और सॉरी 3 ईयर्स होता है। 3 साल के अंदर उसने केस फाइल करना होता है, किसने, जिसके प्लेजी ने इसके खिलाफ, ए के खिलाफ केस फाइल करना होता है। क्योंकि अब ये चीज़ ध्यान देने वाली कि केस फाइल करना और चीज़ को बेचना अलग अलग चीज़ है। क्योंकि देखो, केस फाइल करने का एक डिसाइड किया हो 3 साल के अंदर तुमने केस फाइल करना है, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड विद इन 3 ईयर्स के अंदर केस को फाइल करना है। और जो दूसरी तरफ है से बेचने का, गुड्स को बेचने को तो कभी भी बेच सकता है जब उसका ड्यू डेट निकल जाए और अपना टाइम पीरियड के अंदर वो काम नहीं कर रहा तो वो अपना बेचेगा, ठीक है, तो वो अलग चीज़ होगी। अब वो बंदा देखिए, जो प्लेजी है वो ये गुड्स को उसके पास राइट आता है कि वो हो सकता है वो खुद को भी बेच दे, वो खुद को ही रख ले उस गुड्स को, खुद को ही बेच के, मतलब वो गाड़ी थी पैसे रिकवर नहीं, दूसरे को बेचने की जगह वो उसने खुद ही रख ली, ऐसा भी हो सकता है। अब देखना, जो प्लेजर होता है उसके पास रिडीम की होती है, 177 में बताया हुआ है, ठीक है, रिडीम कर सकता है, ये देखिए रिडीम वाली बात, नहीं, रिडीम कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी बता, लीगल लेयर्स कर सकते हैं रिडीम। अब मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए ये रिडीम कर सकता है, कब करेगा, जब उसने पूरी फुल पेमेंट कर दी बी को, प्लेजी को सारा पेमेंट करी, अपने रिडीम कर लिया उसने, ठीक है, उसके बाद रिडीम कर लिया। बस रिडीम कब होनी चाहिए, बेचने से पहले। अगर बी ने ड्यू डेट निकल गई और बेच दिए तब तो मुश्किल हो जाएगी, तब कहाँ से रिडीम करेगा जो चीज़ बिक चुकी है। अब उसे उस बंदे से डील करनी पड़ेगी जिसको बेची है, वो बात की बात है। अब मान लो जिसने ए मर गया, गाड़ी के नीचे आके मर गया या किसी तरह भी मर गया दुर्घटना से, तो उसके लीगल हेयर्स को राइट होता है कि वो रिडीम करें, पर उनकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। वो भी जो इसका बी का जो भी पैसे, जो भी लोन है, डेबिट है, वो सारा का सारा पे करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस होगा, फिर टाइम पीरियड के अंदर अंदर तब वो उसे उसके पास होगा कि वो अपना ले सके उस चीज़ को, गुड्स को। तो गाइज़ अभी तक मैंने, ये था ब्रीफ लेक्चर, प्रॉपर मैंने उसके बारे में जितना हो सका मैंने आपको नॉलेज दी है। एक बार आप पढ़ लेना तो हो जाएगा आपका कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पे हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का जो भी टॉपिक था ख़त्म होते हुए, मैं आपको गाइज एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट्स हैं, अगर अच्छे हैं बुरे हैं तो आके ज़रूर एक बार मेंशन करें ताकि मुझे पता लगे। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है जिससे रिगार्डिंग आपको नॉलेज गेन करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उस पर आपको एक टॉपिक लेक्चर बना के दूंगा इस पर, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस।